कैसे हो आप सभी। आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जलीय चक्र। जलीय चक्र होता क्या है, इसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो आप लोगों ने एक इकोसिस्टम साइकिल करके एक पढ़ा था, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम साइकिल। जो वो पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, वो लोग क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, जो सारे चीज़ जो है लिविंग थिंग्स, वो क्या लिविंग थिंग्स कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो भी जीवित है, जो लिविंग थिंग्स में है, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी वो क्या कर पा रहे हैं, इस धरती पे सरवाइव कर पा रहे हैं। तो वैसे ही आपका सेम है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जलीय चक्र। तो आज आप देखते हैं कि जलीय चक्र होता क्या है। कि जलीय चक्र है कि जल जीवों के अस्तित्व एवं जैव कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कारक एवं द्रव्य है। क्योंकि जो भी एनिमल्स वगैरह है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनके लिए क्या है, उनके अस्तित्व के, उनके लिए जीवन के लिए जो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जलीय चक्र, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। उसके बाद यह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य का निर्धारण करती है। जो इकोसिस्टम होता है ना, उनके सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह का क्या करती है, यही निर्धारित करती है कि उनकी संरचना कैसी होगी, क्या होगी, सारी कुछ चीज़। क्योंकि जो भी चीज़ है वो हमारी धरती पे वो सिर्फ जल की वजह से, अगर जल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तथा काफ़ी हद तक पादप के वातावरण का नियमन मतलब नियंत्रण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे तत्वों का चक्रण भी जल पर निर्भर करता है, क्योंकि यह उनके अवशोषण के लिए विलायक माध्यम प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में CO2 के अपचयन के लिए H+ आयन प्रदान करता है। प्रोटोप्लाज्मा जो जीवन का आधार है, उसमें भी 85 से 95% जल होता है। जो प्रोटोप्लाज्मा, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जीवन के लिए 25 से 95% जल क्या होता है, होते हैं। ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो क्या, कि जो जल चक्र का अधिकांश भाग वायुमंडल तथा भूतल के मध्य वर्षा एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संपन्न होता है। प्रतिवर्ष 4.46 जियोग्राम 1 जियोग्राम इक्वल टू 10 × 20 ग्राम जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। मतलब कितना, 10 × 20 ग्राम जल वर्षा के रूप में किस में आता है, पृथ्वी पर आता है। तथा इसमें से 3.47 जियोग्राम महासागरों की सतह पर, मतलब आधे से ज़्यादा % महासागर पर होता है। लगभग 1 जियोग्राम पृथ्वी की सतह पर, मतलब सरफेस पर वर्षा के रूप में गिरता है। तथा पृथ्वी पर गिरने वाले जल में से 0.2 जियोग्राम बह जाता है, तथा यह 0.6 जियोग्राम पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। मतलब वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, वो वाष्पोत्सर्जन से उड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रकार जल की थोड़ी सी मात्रा, मतलब 0.2 जियोग्रामी पृथ्वी की सरफेस में ही संग्रहित होता है। मतलब हमारे धरती पर इतने कम वर्षा संग्रहित हो पाते हैं, मतलब 0.2 जियोग्राम वर्षा जल ही क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर संग्रहित हो पाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर है इसमें कि कुल जल की मात्रा का लगभग 0.004% भाग ही जल चक्रण में रहता है। मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें कितना % रहता है, 0.004% जल ही भाग चक्रण में रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधों की जड़ों द्वारा यह अवशोषित होकर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पहुँचता है, तथा वर्षा के माध्यम से पुनः भूतल पर आता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, वह पृथ्वी की सतह पर ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर से हमारे भूतल पर पुनः हमको वापस मिलता है। ये होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब ये साइकिल जो है किस रूप में कार्य करता है, उसका ये था कि वो पहले वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो हमारे पृथ्वी की सतह पर फिर से वापस आ जाता है। उसका डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके बाद फिर पुनः आपका वर्षा जल आपको फिर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि जो पृथ्वी पर कितने % जल संग्रहित होते हैं। ठीक है। तो ये पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% भाग जल से ढका हुआ है। मतलब पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% भाग क्या हुआ है, जल से ढका हुआ है। जो झीलों, नदियों
इस धरती पर 75% भाग किससे ढका हुआ है? वर्षा से। पृथ्वी सतह 75% भाग जल से ढका हुआ है, जो झीलों, नदियों, समुद्रों एवं महासागरों के रूप में रहता है। मतलब इन रूपों में क्या होता है, हमारी पृथ्वी सतह पर जल हमको दिखाई देता है। मतलब इस रूपों में हमारी पृथ्वी पर जल इकट्ठा हुआ है, मतलब जमा हुआ है बोल सकते हो, ठीक है, जो हमारे यूज़ के लिए होता है। उसके बाद ये पृथ्वी पर जल के मुख्य स्रोत है। मतलब कौन कौन से झील, नदियाँ, समुद्र, महासागर, ये क्या है, पृथ्वी पर मुख्य स्रोत है जल के। इनसे जल वाष्प में परिवर्तन होकर वायुमंडल में चला जाता है। मतलब इनमें से क्या होता है, झीलों, नदियों, समुद्रों से क्या होता है, जल वाष्प के थ्रू ये वायुमंडल में फिर से चला जाता है और फिर से हमको वापस पुनः प्राप्त हो जाता है, जहाँ ठंडे होने पर संघनित होकर इकट्ठे होकर वर्षा ओलावृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी पर जल का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा शोषित कर लिया जाता है तथा बहुत सी अल्प मात्रा में वनस्पतियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल में चला जाता है। शेष जल फिर से नदियों, नालों के द्वारा झीलों या समुद्रों में पहुंच जाता है। जंतुओं द्वारा लिया गया जल भी उनके शरीर से निकले पसीने तथा मलमूत्र के रूप में फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल का परिसंचरण पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। मतलब इसी रूप में क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के रूप में वो जल हमको प्राप्त होता है। उसके बाद फिर से वाष्पोत्सर्जन के थ्रू वो फिर से ऊपर चला जाता है। फिर ये जो चक्र है वो पुनः हमेशा निरंतर साइकिल के रूप में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि आप लोगों का है जल के स्रोत। मतलब सोर्स ऑफ वाटर किस रूप में कितने % में आपके जो जल है वो आपके पृथ्वी पर मौजूद है। तो आप ये चार्ट में देख सकते हो कि समुद्र में कितने % है, ग्राउंड वाटर में कितने हैं, आइसलैंड में कितने हैं, मृदा में कितने हैं, बर्फ हिमखंड में कितने हैं, उसमें भी बहुत मात्रा में। बर्फ हिमखंड में तो 2.14% है जल। उसके झीलों में कितने हैं, नदियों में कितने हैं, तो ये सब आप चार्ट देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वाटर, मतलब जो जल है वो किस रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, ठीक है। तो आपका पहले है स्वच्छ जल। मतलब देखो, अगर पानी स्वच्छ है मतलब साफ़ है तभी तो आप उसको पीने के लिए उपयोग कर सकते हो ना। अगर वो स्वच्छ नहीं है, साफ़ नहीं है, तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पहला आपका देखते हैं कि स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, ऐसा जल जो पीने योग्य एवं अन्य कार्य करने योग्य हो, स्वच्छ जल कहलाता है। मतलब कोई भी अगर पानी साफ़ सुथरा है, पीने योग्य है या कुछ काम करने योग्य है, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर पाते हो, नहीं तो फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। स्वच्छ जल तथा जो स्वच्छ जल होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर होता क्या है। नदियों, नालों, झीलों, तालाबों इत्यादि के रूप में जो जल उपलब्ध होते हैं उसे सतही जल कहते हैं, तथा पृथ्वी की सतह के नीचे जो भूमि खोदकर निकाला गया कुओं आदि के रूप में जो भूमिगत जल, मतलब अंडरग्राउंड, मतलब भूमि की जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। और उसके भूमि की सतह के ऊपर है उसको क्या कहेंगे, सरफेस वाटर कहेंगे। मतलब जो जल आपको दिखता है, दिख सकते हो आप लोग, देख सकते हो उसको आराम से, उसको कहते हैं सरफेस वाटर कहते हैं। तो देखते हैं आगे इसका सरफेस वाटर का। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को सतही जल कहते हैं। सतही जल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, बहता हुआ जल और ठहरा हुआ जल। मतलब जो सरफेस में जो आपको दिखता है, बहते सतही जल में जो दिखता है वो भी 2 रूपों में देख सकते हो। एक तो वो बहता हुआ रहता है या तो ठहरा हुआ रहता है। बहता हुआ जिसमें कि जैसे नदियाँ वदियाँ हैं उनमें, और ठहरा हुआ जल जो क्या होता है, ठहरा रहता है, जैसे तालाब में। तालाब का जल तो कहीं जाता नहीं है, वो क्या होता है, एक जगह ठहर जाता है, ठीक है। तो देखते हैं बहते हुए जल में, फ्लोइंग वाटर में, जल के सतही स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्रोत नदी है। मतलब जो बहता हुआ जल उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, नदी है। बड़ी नदियों में संपूर्ण वर्ष काफ़ी जल रहता है। मतलब जो बड़ी बड़ी नदियाँ रहती है उसमें क्या रहता है, काफ़ी जल रहता है, जो हर साल करोड़ों वर्ष तक वो जल जो है वैसे ही बहता हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन कई छोटी नदियों केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है और वर्षा में
वर्षा के बाद बंद हो जाती है। मतलब जो क्या रहती है, जो छोटी छोटी नदियाँ रहती है वो क्या होती है, वो केवल वर्षा जब है तब तक वो बहती है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाती है। यदि नदी में जल पूरे वर्ष काफ़ी मात्रा में बना रहता है तो बिना कोई व्यवस्था किए इसी जल का स्रोत बनाया जा सकता है। छोटी नदियों के लिए या ऐसी नदियों के लिए जो शुष्क ऋतु में सूख जाती है या इनमें जल की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शहर के लिए आवश्यक जल उपलब्ध नहीं हो सकते, तो ऐसी नदियों पर बांध बनाकर वर्षा ऋतु का अतिरिक्त जल इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ जो रहती है उनमें क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है, उनके पानियों को बांधा जाता है, जिससे क्या हो गर्मी की ऋतु के लिए वो जो पानी है वो बना रहे, ख़त्म मत हो। शुष्क ऋतु के लिए इसे इकट्ठा किए हुए जल को जल संभरण के लिए काम में लिया जाता है। मतलब क्या है, जो शुष्क ऋतु मतलब गर्म ऋतु के लिए क्या करते हैं, जो जल को भर के रखे थे उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर नदी के जल में निलंबित अशुद्धियाँ बहुत होती है। इस जल को बिना उपचारण किए पीने के काम में नहीं लाना चाहिए। मतलब जो नदी, आप लोग तो सभी जानते हो कि जो नदियों के जल होते हैं वो कितने ज़्यादा शुद्ध होते हैं। हम लोग सभी चीज़ें उसमें छोड़ देते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि जो नदियों के जल होते हैं उनको हम बिना शुद्ध करे हम उसको नहीं पी सकते। बाढ़ के दिनों में तो नदी में झाड़, घास फूस, पेड़ों की डालियाँ आदि तैरते हुए पदार्थ बहुत होते हैं। नदी का जल शोधन के बाद ही काम में लेना चाहिए। मतलब कि नदी को साफ करने के बाद ही उसके पानी को काम में लेना चाहिए। शोधन के लिए विभिन्न क्रियाएं जैसे जल को छानना, अवसादन को एग्लूरेशन, फिल्टरेशन इत्यादि अपनाना चाहिए। मतलब नदियों के पानी को साफ करने के लिए हमको ये उपाय अपनाना चाहिए। उसके बाद फिर ये कि कई शहर जो नदी के किनारे पर या बहुत पास में स्थित होते हैं अपशिष्ट समापन के लिए अपने सीवेज नदी में बहा देते हैं। मतलब जो क्या होते हैं, जो शहर या जो गांव बस्ती जो भी है वो क्या करते हैं, नदी किनारे जो स्थित रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट को क्या करते हैं, सीधा वो लोग नदियों में ही बहा देते हैं। वो लोग दूसरा उसका सोचते नहीं कि उसका कुछ और दूसरा चीज़ किया जा सके। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट को क्या करते हैं, सीवेज के थ्रू नदियों में छोड़ देते हैं। इससे नदी का जल दूषित हो जाता है। लेकिन नदी के जल में बहाव बना रहने के कारण इसमें अपने आप साफ हो जाने का गुण है। मतलब क्या होती है, जो नदियाँ क्या है वो बहते रहती हैं, तो उनके में अपने आप में एक गुण है कि वो अपने आप से साफ हो जाती है। लेकिन तब तक जब उसमें हम लोग हद से ज़्यादा कचरा ना डालें तो। अब भाई देखो, वो उसके भी तो कैपेसिटी है ना। अब उसको आप एकदम ज़्यादा कचरा डाल दोगे तो भी बेचारी मैली होगी, जैसे गंगा नदी। उसके जिस बिंदु पर नदी में सीवेज डाला जाता है इसके 3-4 किलोमीटर आगे चलकर यदि जल का परीक्षण किया जाए तो नदी का जल बिल्कुल साफ मिलेगा। लेकिन यदि इस 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से किसी दूसरे शहर के लिए पीने का जल लिया जा रहा है तो इसका उचित उपचार करके ही काम में लेना चाहिए। मतलब अगर इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर नदी में आप छोड़ रहे हो कोई गंदगी चीज़, ठीक है, तो उसके 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसका पानी को चेक करोगे, जो नदी का पानी रहता है तो साफ हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीने योग्य नहीं कर सकते। उनको पीने के लिए उसको उपचार करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बहता हुआ जल के बाद है आपका ठहरा हुआ जल, स्टिल वाटर में क्या क्या है वो देखते हैं कि स्टिल वाटर किसको बोलते हैं। ठहरे हुए जल के प्रमुख स्रोत झील, तालाब व जलाशय होते हैं। झील व जलाशय को आगे समझाया गया, जैसे कि झील क्या होता है, झील में कैसे पानी भरा जाता है। जैसे झील का जल बहुत साफ होता है और इसे पीने के काम में लेने से बहुत कम उपचार करना होता है। मतलब अगर हम लोग झील के पानी को पीने के लिए यूज़ करें तो उसको बहुत कम उपचार करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत साफ होता है झील के पानी। झीलों का जल एक ही जगह रुका रहने के कारण इसमें सब निलंबित पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और जल काफ़ी साफ हो जाता है। लेकिन झील का जल स्रोत के रूप में चयन करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि संपूर्ण वर्ष इसमें से आवश्यक जल उपलब्ध होता रहेगा या नहीं।
मतलब हम लोगों को ये करना चाहिए कि मतलब ये देखना चाहिए कि हम लोग इसका पूरा मात्रा में इसका जल हम लोग पूरा वर्ष तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यूज हो पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। लेकिन झील का जल स्रोत के रूप में चयन करने से पहले हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि देखना चाहिए कि हो पाएगा कि नहीं संपूर्ण वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आवश्यक जल उपलब्ध रहेगा। उसके लेकिन झील का जल स्रोत के रूप में चयन करने से पहले हमको निश्चित कर लेना चाहिए कि संपूर्ण वर्ष इसमें से आवश्यक जल उपलब्ध होता रहेगा या नहीं। इन झीलों के अफवाह क्षेत्र से दूसरी गंदगी घुलकर झील के जल में मिल जाती है और जल दूषित हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में बनी झीलों का जल बहुत साफ होता है और अनेक उपचार की प्राय कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो झील होते हैं उनके जल बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आपका जलाशय। जिन नदियों में वर्षा ऋतु में जल बहुत होता है लेकिन शुष्क दिनों में सूख जाया करता है, वहाँ बांध बनाकर शुष्क दिनों के लिए जल इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार इकट्ठे किए जल को कुंड या जलाशय कहते हैं। जो कुंड वगैरह देखे होंगे उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको पानी इकट्ठा करके हम उसको जमा करते हैं अपने गर्मियों के दिन के लिए। शुष्क दिनों में जलाशय का जल झील की भांति बहुत साफ होता है और बहुत कम उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन जलाशय में इकट्ठे जल में निलंबित पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जिससे जलाशय की संग्रहण क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती। इसकी उचित क्षमता बनाए रखने के लिए जलाशय से सिल्ट का निकासन लगातार करते रहना चाहिए। मतलब जो जलाशय है उसमें क्या है, वो तो कुंड जैसा बना रहता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर साफ़ सफाई की ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका जो जमा करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। इसकी उचित क्षमता बनाए रखने के लिए जलाशय में सिल्ट मतलब उसमें एक ऐसा निष्कासन के लिए बनाना चाहिए जिससे उसकी जो नीचे गंदगी बैठी रहती है वो अपने आप से साफ हो जाए। जितना हो सके जलाशय का निर्माण शहर के पास करना चाहिए। जलाशय में सिल्ट पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। मतलब अगर हम लोगों को अगर जलाशय का यूज़ कर रहे हैं हम लोग जलाशय कुंड का, तो हम लोगों को उनमें सिल्ट बनाना चाहिए जिससे वो हमेशा साफ होता रहे। उसके बाद फिर आपका आता है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड। मतलब इसके पहले हम लोगों ने देखा था सरफेस वाटर, जो सरफेस में भूमि में सतह में जो जल प्राप्त होता है उसको हम लोगों ने उसको देखा था। अभी हम लोगों का नेक्स्ट है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है देखते हैं कि जो भूमिगत जल के मुख्य स्रोत क्या है, नलकूप, झरने व कुएं होते हैं। भूमिगत जल कार्बनिक अशुद्धियों से मुक्त होता है। वह मृदा की फिल्टर क्रिया के कारण दिखने से साफ होता है, लेकिन इसमें मृदा में उपस्थित कई खनिज पदार्थ घुले होने के कारण यह कठोर होता है। इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है लेकिन औद्योगिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं रहता। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो अक्सर करके साफ रहता है, इसको आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ज़मीन से मृदा से होते हुए आता है और मृदा से होने की वजह से ये अपने आप से फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो उसके देखते हैं कि भूमिगत जल के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो पहला आपका है झरने। झरनों का निर्माण 3 परिस्थितियों में होता है। भूमि की सबसे ऊपरी सतह जलधारी परत हो तो परत के ऊपरी तरफ ना होकर ढालों की ओर से झरनों के रूप में जल निकलता है। झरने से निकले जल की मात्रा वर्षा के जल की मात्रा पर निर्भर करती है। यह क्षमता वर्षा के दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि जल स्तर ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है, अगर बरसात का दिन होता है तो इसमें कि जल स्तर जो कह रहे थे बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। उसके बाद अपरंपरागत के नग्न हो जाने पर भी झरने बनते हैं। मतलब जो जैसे अचानक भयानक बाढ़ आ गया तो उसके बहुत ज़्यादा बहाव की वजह से भी क्या होता है, झरने बन जाते हैं। उसके बाद जलधारी परत पर यदि अपरंपरागत परत लगी हुई हो और इस अपरंपरागत परत में दरारें आदि हो तो जल झरना के रूप में बाहर निकलता है। गंधक युक्त परतों में से रिसते हुए जल के झरने गर्म कर देते हैं। सभी झरनों में जल के निकास के साथ परिवर्तन होता रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गहरे कुएं, नलकुंभ। मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गहरे कुएं और नलकुंभ, डीप वेल एंड थंब वेल। ठीक है, जब एक से अधिक अपरंपरागत परतों को भेद कर कुआं बनाया जाता है। मतलब हम लोग कुएं को बनाने के लिए बहुत अधिक गहराई खोदते हैं तो इसे गहरा कुआं
कहते हैं। गहरा कुआं कई जलधारी परतों में से जल लेता है। सबसे ऊपर वाली परंपरागत परत में से साधारणतः जल नहीं लिया जाता। मतलब जो अगर कुआं खोदा जाता है तो उसका सबसे पहला जो लेयर रहता है उसमें से पानी नहीं लिया जाता, क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता है। उससे नीचे वाले से पानी लिया जाता है, नहीं लिए जाते। सबसे ऊपर वाली उसके बाद फिर जो इसकी निचली परंपरागत जलधारी परतों की जो निचली परंपरागत जलधारी परतों की आउटक्रॉप कुएं से काफ़ी दूर होती है। आउटक्रॉप से ही निचली परंपरागत जो परतें हैं जो जल में आ जाती है उसको आउटक्रॉप से काफ़ी दूर होने के कारण जल भरी प्रकार फिल्टर को जाता है। इसीलिए इन कुओं का जल साफ होता है। मतलब जो बहुत सारे लेयर्स जो रहते हैं मिट्टी के, उसमें से जो सबसे लास्ट लेयर रहता है जो पीने योग्य पानी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। नलकूप भी गहरे कुएं होते हैं। इसमें एक ढलवा मतलब ढलान जैसा इस्पात का पाइप भूमि में गाड़ दिया जाता है। इस पाइप को उपयोग में जो जलधारी परत के तल पर आता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जलधारी परतों का रिश्ता हुआ जल इन छिद्रों में से होता हुआ नलकूप में इकट्ठा होता है, जहां से इसे पंप करके ऊपर खींचा जाता है। कई जलधारी परतों को भेदने के कारण इस कुएं की जल देने की क्षमता 50 लीटर प्रति सेकेंड तक हो सकती है। नलकूपों की गहराई 100 मीटर तक हो सकती है। मतलब जो नलकूप है उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मिट्टी के लेवल को क्या करना पड़ता है, छेदने पड़ते हैं, गहराई करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर नलकूप को भी हम लोग नलकूप के द्वारा भी हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अंडरग्राउंड वाटर है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट है जल शोधन, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे जल तो इतना दूषित होते जा रहा है तो हम लोगों को क्या करना है कि जल का ट्रीटमेंट करना है कि जल किस रूप कैसे हम उसको जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अब हम लोगों को क्या करना है कि जल का ट्रीटमेंट करना है। अब देखो जैसे कि हम लोगों की तबीयत जैसे ख़राब हो जाती है तो हम लोगों को क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, हमारा अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। हमको ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही सेम जब जल क्या है, जल दूषित हो जाती है तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है। तो उसी के लिए है कि जल का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जल का शोधन करने के लिए पीने वाला जल गंध रहित, स्वादिष्ट तथा दिखने में साफ एवं बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए। अब मेरे को इसमें ये समझ नहीं आया तो स्वादिष्ट, आप लोगों को पता है जब खारा रहता है तो हम उस पानी को पी नहीं सकते। मतलब उसमें क्या है कि हमको जल भी पीने के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट मतलब मीठी होनी चाहिए। अगर हम खारा पानी पिएंगे क्योंकि हम लोग को खारा पानी हम लोग नहीं पी सकते, इसलिए क्या करना चाहिए, जल गंधयुक्त होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बीमारियों और कीटाणु से मुक्त होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल का शोधन आवश्यक है, क्योंकि ये सारी रीज़न की वजह से ही ये सब जब हम लोग जब तक हम लोग जल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये सारा चीज़ जो है हम लोगों को जल में नहीं दिखाई देगा। इसलिए जल का शोधन आवश्यक है। ठीक है, जल शोधन की क्रिया कच्चे जल की किस्म तथा चाहे यह शोधन स्तर दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग को क्या देखते हैं कि हम लोगों को जो जल का शोधन है वो क्यों जरूरी है। तो जल शोधन के उद्देश्य देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट की, और जल शोधन के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, कि उसको हम लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। तो आप लोगों का है जल के रंग को सही करना, व गंध रहित करना, हम लोगों को जो पानी है उसका कलर ठीक करना, उसको फिर बिना स्मेल वाला बनाना, जल के खराब स्वाद को दूर कर इसका स्वाद नहीं बनाना। मतलब जो खारा पानी रहता है, बहुत अजीब टाइप का पानी का स्वाद, उसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। उसका एक ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। उसके बाद फिर जल में घुलित गैसों को दूर करना चाहिए। कभी कभी जल में भी ऐसे विषैले गैस घुल जाते हैं जिसको हमको दूर करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। जल की कठोरता को दूर कर इसे मृदु बनाना चाहिए। मतलब जो आप लोगों को पता होगा कि एक हार्ड वाटर रहता है, एक सॉफ्ट वाटर रहता है, जो मीठा पानी और खारा पानी, उसमें से यही क्या करता है, जल के जो हार्डनेस रहती है उसको क्या करना चाहिए, उसको मीठी बनानी चाहिए, मृदु बनानी चाहिए, ये बोला जा रहा है। उसके जल को घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए सुरक्षित और उपयोगी बनाना चाहिए। मतलब हम लोगों को घर के लिए अगर जल को यूज़ करना है तो उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षित बनाना चाहिए और यूजिंग बनाना चाहिए, जिससे वो वेस्ट ना हो। उसके बाद बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से जल को सुरक्षित
करना ताकि इसे पीने योग्य बनाया जा सके। मतलब क्या होता है, कभी कभी जल में भी बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस हो जाते हैं, जिसको हमको जल को उससे दूर रखना चाहिए। जो एक पाउडर आता है लिक्विड, उसको क्या करना चाहिए, जल में अक्सर करके डालते रहना चाहिए। जो टंकी वगैरह होती है उसको भी, उसमें भी। उसके बाद पाइपों व दूसरी फिटिंग पर दूषित प्रभाव डालने वाले तत्वों से जल को मुक्त करना चाहिए। जो पाइपिंग वगैरह रहता है वहाँ पे भी क्या करना चाहिए, जल को दूषित ना हो करके उसमें से हमको हमेशा दवाई वगैरह छिड़कती रहनी चाहिए, छिड़कते रहना चाहिए, जिससे आपका जल जो है दूषित होने से बच सके। ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है जल शोधन की प्रक्रिया। मतलब अब हमको जल को जब ट्रीटमेंट करना है तो उसका प्रोसेस कौन कौन सा हो सकता है, किस किस टाइप के प्रोसेस हैं जिससे हम अपने जल को क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो जल शोधन की प्रक्रिया देखते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो पहला है आपकी छानने की प्रक्रिया। छानने की प्रक्रिया से हम जल को क्या कर सकते हैं, उसको गंदगी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है वातन। ठीक है। वातन में क्या है, इसको मैं बताती हूँ पूरा डिटेल से। छानने की प्रक्रिया को तो आप समझ ही जाओगे कि छानने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। तो आपका दूसरा है वातन। वातन का प्रयोग जल से आने वाली असहनीय गंध व घुली हुई गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि को दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब वातन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो घुली हुई गैस जो रहती है उसको क्या करते हैं, इस प्रक्रिया से दूर किया जाता है। जल में घुले हुए आयरन व मैग्नीज को भी कुछ हद तक ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस क्रिया द्वारा वायुमंडल तथा जल में गैसों का आदान प्रदान होता है। इस विधि में जल को ताजी वायुमंडलीय वायु के संपर्क में लाया जाता है, जिससे इसमें की जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो रहती है वो इन पानी के संपर्क से दूर हो जाती है। और ये प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिससे आपका जल बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाता है और इसमें ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। वातन की प्रक्रिया है ना, उसकी भी बहुत सारी क्रिया विधि है, उसको आप लोग एक बार बुक से रीड करेंगे। आप जब तक उसको बुक से नहीं रीड करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो आपको वातन समझ में आ गया, वातन से कैसे किया जा सकता है। उसके बाद फिर तीसरा है तलछटीकरण। तलछटीकरण क्या है आप देखते हैं। तलछटीकरण का मुख्य उद्देश्य है निलंबित अशुद्धियों को जल से अलग करना। सादा तलछटीकरण द्वारा सिल्ट, रेत आदि को पृथक किया जा सकता है। यदि स्कंदन के साथ तलछटीकरण करने से अति सूक्ष्म निलंबित कणों व कुछ बैक्टीरिया को हटाया जा सकता है। मतलब तलछटीकरण से क्या हो जाता है, जो पानियों में जो रेत के जो कण रहते हैं, ठीक है, रेतों के कण रहते हैं, उसको दूर किया जाता है, पृथक किया जाता है। उसमें जो स्कंदन प्रक्रिया उससे क्या किया जाता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया को भी हटाया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका निस्पंदन। निस्पंदन क्या होता है। निस्पंदन जल के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण चरण होता है। निस्पंदन द्वारा अत्यंत महीन निलंबित अशुद्धियों व कोलाइडी अशुद्धियों को दूर करके तलछटी टैंक को बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को भी काफ़ी मात्रा तक हटाया जा सकता है। निस्पंदन मतलब आया कि क्या होता है, इसमें जो एकदम छोटे छोटे मतलब जो हमको दिख नहीं सकते ना के समान, उनको क्या किया जाता है, निस्पंदन की प्रक्रिया के थ्रू इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर रोगाणु या नाशक डालना, उसमें क्लोरीन की दवा छिड़कना, क्लोरीन डालना, जल को उबालना। रोगाणु नाशक करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। अतिरिक्त चूने का उपयोग करना, केराडाइन सिल्वन में उपयोग करना, जल को लंबे समय तक संग्रहित करके रखना। इस सारे प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को रोगाणु नाशक से बचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उसका है छठवां है आपका विविध प्रक्रिया। इसके अंतर्गत जल को मृदु करना, लवण रहित बनाना, आयरन, मैग्नीशियम व अन्य हानिकारक संगठनों को हटाना, ये क्या है और नेक्स्ट प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने जल को अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो ये था आपका जल शोधन की प्रक्रिया, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस की हम लोग कौन कौन से कैसे प्रोसेस से हम लोग वाटर को छान सकते हैं, उसको शुद्ध बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट जल संरक्षण एवं संचयन के तरीके। अब हम लोग को जल को संचयन करने का क्या है हमको एक आइडिया निकालना चाहिए कि हम लोग जल को कैसे बचा सकते हैं दूषित होने से। ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो इसमें है कि वर्षा जल का दक्षता से उपयोग करने, मतलब उसको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत से वातावरणों में वर्षा का वितरण असमान होता है और इतनी अधिक
इतनी अधिक वर्षा होती है जिसे फसलें तुरंत उपयोग में नहीं ले सकते। संचयन तरीके जैसे बाहर हौद बनाना या छत पर एकत्रित होना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वर्षा के जो जल है उसको क्या करना चाहिए, हमको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब वर्षा होती है तो इतने अत्यधिक मात्रा में होती है कि फसल उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना चाहिए, जब वर्षा हो रही है तो वर्षा के जल को क्या करना चाहिए, हमको संचय करना चाहिए, उसको बचा के कहीं पे स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि जब गर्मी पड़े तो उसको हम उसका क्या कर सकते हैं, फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे सूखे के मौसम में जल की उपलब्धता बढ़ती है, जैसे मैं अभी आपको बताई कि सूखे के मौसम में अक्सर करके जल का उपयोग बढ़ ही जाता है। इस प्रकार बहुत बड़े क्षेत्र में जल संचयन करके फसलों को अधिक जल उपलब्ध कराया जा सकता है। तेज बारिश के समय सतही मिट्टी या स्वयं पानी को बह जाने से रोकने के लिए भी कदम उठाया जा सकता है। मतलब क्या, जो बारिश के मौसम में जो जल को संचयन करने के लिए सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्षा जल को बचाने के लिए। उसके बाद दूसरा, जल की मांग कम करके, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे प्लांट फैक्ट्रीज होते हैं ना, उन लोग जल की बहुत ज़्यादा अत्यधिक मांग करते हैं, उसको क्या करना है, हमको कम करके। ठीक है। जैसे कि आसान उपायों में हम जल की मांग को कम कर सकते हैं। इसे निहित सिद्धांत है कि वर्षा जल या संचित जल का कुछ हिस्सा ही पौधों द्वारा लिया जाता है, बचा हुआ बहुत गहरे भूजल में चला जाता है, अतः सतह से ही वाष्पीकरण हो जाता है। अतः जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाकर एवं वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करके हम जल की मांग को कम कर सकते हैं। मतलब हम लोग इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हम लोग जल की मांग को कम कर सकते हैं, उसके वाष्पीकरण की दक्षता को नुकसान ना पहुंचा के हम क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो जल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच सकता है। ठीक है। उसके बाद पानी को व्यर्थ बहने से रोकना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा आप लोगों को अक्सर बोला करती हूँ कि अगर आपको कहीं पे दिख रहा है फालतू में वेस्ट बह रहा है पानी, तो आप उसको क्या करो, बहने से रोको। जल का बहाव वहाँ होता है जहाँ जल को मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और वह उस स्थान से बह जाता है जहाँ उसका उपयोग फसलों के लिए हो सके। कांटर स्ट्रीम टेरेसिंग, गड्ढे बनाना तथा बांध बनाना कुछ संरचनाएं हैं जिससे पानी का बहाव रोका जा सकता है। पानी के बह जाने की संभावना चिकनी मिट्टी या कीचड़ में अधिक होती है, जहां सतह पर बहुत अधिक वर्षा होती है और यह सूर्य की गर्मी में तपकर ऊपरी ठोस सतह बन जाती है। वर्षा के वेग को तोड़ने के प्रयास के लिए किया कोई कार्य या खाद कंपोस्ट अथवा हरी खाद डालने से मिट्टी के ठोस होने की क्षमता को कमी आ सकती है। मतलब पानी का व्यर्थ बहना, जैसे वर्षा का जो जल होता है ना, उसका पानी अक्सर वही मिट्टी ऑब्जर्व कर पाती है जो मिट्टी अच्छी होती, उपजाऊ होती। जो ठोस हो जा रही मिट्टी क्या होती है, वो वर्षा के जल को अच्छे से संचित नहीं कर पाती। तो हमको उस मिट्टी को, उस मृदा को हरा मतलब जो कंपोस्ट खाद अथवा उसको हरी खाद डाल के उसको मिट्टी को क्या करनी चाहिए, उसको जो ठोस जो क्षमता है उसको कम करनी चाहिए, जिससे वो वर्षा के जल को बचा सके, संचित कर सके, संचय कर सके अपने में। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका सिंचाई की योजनाबद्ध करें, प्लानिंग करें कि क्या कर सकते हैं हम लोग सिंचाई के लिए। ठीक है। तो सिंचाई एक तरीका है जो वर्षा या जल संचरण से मिलने वाले जल का पूरक होता है, किंतु इससे बहुत सारा पानी बेकार चला जाता है, अतः इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। जल आपूर्ति के अधिकतम उपयोग का एक तरीका यह है कि जब आवश्यकता हो तो ही सिंचाई करें। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इंडिया का आधा से ज़्यादा पानी जिसका यूज़ करते हैं वो हमारे कृषि की वजह से ही, कृषि में ही हमारा सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो हम लोगों को अगर इस चीज़ का हम लोग अच्छे से बचा सके कि जब ज़रूरत हो तो ही सिंचाई करें, अगर उसका ज़रूरत ना हो तो ना सिंचाई करें, तो इससे क्या होगा, हमारा सिंचाई प्लानिंग के रूप में हो जाएगा और हमारा पानी भी बचेगा। ठीक है। उसके फिर कुआं को भरना, ये कास्टिंग ट्यूब होती है जिन्हें नीचे के बेड रॉक में डाला जाता है ताकि बहने वाले जल को भूजल तक अधिकाधिक पहुंचाया जाए। मतलब जो कुआं वगैरह होता है ना, उसमें एक पाइप ऐसा डाल दिया जाता है जो भूजल के मतलब जो आपका ऊपर का जो पानी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको नीचे में पहुंचा दे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो कुआं है उसमें पानी बना रहेगा। ठीक है। तो ये था आपका नया टॉपिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप उसको मेरे से ज़रूर पूछें।